ओके, लेट अस गो नाउ स्टार्ट। तो रांगे राघव जी के द्वारा जो अदम्य जीवन है, तो इस अदम्य जीवन की बात हम लोग कर रहे थे। तो अदम्य जीवन ये रिपोर्टाज है, और इस रिपोर्टाज में बंगाल के जो सन 1942 के अकाल पर रांगे राघव जी ने जो तूफानों के बीच यह जो श्रृंखला उनकी थी, उनकी श्रृंखला का एक अंश के रूप में हमारे सामने उन्होंने रखा है। और इसमें उस भीषण अकाल की अमानुषिक बना देने वाली दैवी यातना है, जो दुष्टतापूर्ण मानवीय दुर्विसंधियों के बावजूद बंगाल के लोगों की दुर्दमनी जिजीविषा का एक मार्मिक आख्यान करवाती है। देखिएगा कि इस रिपोर्टाज में हमने देखा हर चीज को उन्होंने बारीकी से बताने का प्रयास किया, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह आम तौर पर रहने वाला इंसान हो, जिनके घरों में 25-25 लोग थे, उनके घर में आज 2 लोग भी जीवित नहीं है। इस प्रकार की भीषण परिस्थिति का सामना बंगाल के लोगों ने किया। इसका मार्मिक चित्रांकन अदम्य जीवन के माध्यम से हम लोग देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पतझड़ एक पात के माध्यम से हमने आपको बताया था कि यह एक यात्रा वर्णन है, मतलब जैसे हम किसी की यात्रा करने के लिए चले जाते हैं, और वो भी प्राकृतिक यात्रा। हाँ, ध्यान में रखिएगा कि जब हम प्रकृति के सानिध्य में पहुंच जाते हैं तो प्रकृति की यात्रा कैसे होती है, तो क्लियर हो गया होगा अभी आपको कि वो प्रकृति की यात्रा करते समय हमारे सामने जैसे पगडंडियां आती है, या हम कहे कि अलग अलग प्रकार की बातें आती है, जिसके माध्यम से हम प्रकृति के उस सुनहरे वातावरण को महसूस कर पाते हैं, है ना। तो कहाँ तक आए थे आपको याद आ रहा होगा, ये पूरा पेज हमारा शायद हो गया था या नहीं हुआ था? मैम उनका इंटरव्यू पूरा हो गया था, 101 पेज नंबर हो गया था पूरा। ओके, आप जुड़ गए पूजा। हाँ, ये इंटरव्यू जो है, यह इंटरव्यू कौन किनका है? उनकी साथीन है। किनकी किनकी साथीन है, मेरी या आप लोगों की? कौन है वो दोस्त? किसकी दोस्त है, किसकी सहेली है? हम्म पतझड़ एक पात, ये जो यात्रा वर्णन हम देख रहे हैं, यह किस लेखक की कृति है? आपको बताया था हमने, ये होमवर्क आप लोगों ने नहीं किया शायद। आपको कृति का नाम बताने के लिए कहा था, आपको उस कृतिकार का नाम बताने के लिए कहा था, उसके पात्र, उसकी थीम। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी ने बहुत अच्छे से डीपली किया होगा। कौन है इसके राइटर? पत्नी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सादे। वेरी गुड, अज्ञेय जी है। तो ये जो यात्रा वर्णन है, देखिए पहली बात तो यह है कि यात्रा वर्णन किसी और का नहीं हो सकता, है ना। तो यात्रा वर्णन करते हुए वो जो व्यक्ति होता है, वो अपनी यथार्थता को वहां पर प्रस्तुत करता है। अब उसकी यथार्थता कैसी होती है? जो उसने देखा है वो उसे फील करता है, और जो उसने फील किया है उसे वो लिख देता है और लोगों के लिए। तो जैसे उन्होंने यात्रा वर्णन किया, जैसे उन्होंने किसी जगह पर गए, उन्होंने जो देखा, जो भुगता, जो प्रकृति का चित्रण उन्होंने देखा, जो आनंद को फील किया, बस उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से निश्चित कर दिया। अब उनके साथ उनकी एक सहेली है, चूंकि वह जापान की है ना। हाँ मैम, ये हो गया था। जापान की सहेली है क्या उनकी? जर्मन नो की मैम। मैम। हाँ, जर्मन की सहेली है। वेरी गुड। देखिए, इसलिए हम आपको कहते किसी पर भी भरोसा मत रखिए, न तो हम पर न तो अपने आप पर, बल्कि इस टेक्स्ट बुक पर भरोसा कीजिए। तो इस यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरी साथी ने, जो जर्मन है, पर यहाँ के एक भारतीय विद्यार्थी की वाग्दत्ता है और इसी से मेरी परिचित हुई। तो ये जो साथीन है, ऐसे छोटे छोटे मार्मिक सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन उर्फ अज्ञेय जी की सहेली किस देश से संबंधित है? सवाल ऐसा पूछ। जर्मन। हाँ, तो आपको जर्मन होगा, आपको जापान होगा, आपको टोक्यो होगा, आपको आसाम होगा। विच इज द करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसका करेक्ट आंसर जर्मन है।
अब चलते आगे। मैंने कहा अब मैं से तात्पर्य हम नहीं है, तो मैं से तात्पर्य अज्ञेय जी हैं। मैंने कहा वो तो गए, हो गए मतलब क्या कि वो सैनिक आए थे वहां पर। हम थोड़ा सा पूर्व दीप्ति शैली में चले जाएंगे। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, है ना, तो बात करते समय वो कहती है कि लड़कियां जो है वो लड़कियां तेज नहीं चलती, उसने कहा, मतलब अज्ञे जी ने कहा, तो तुरंत वो हंस देती है। और वह उसके सामने पैरों की एक छाप सुनाई देती है, पगडंडी के मोड़ की ओर लोग दिखाई देते हैं, एक छोटी सी टुकड़ी सैनिकों की। और नायक के साथ सैनिक उनके साथ आते हैं और वह अभ्यास कर रहे हैं मार्च का, कि जैसे कोई शुरुआत होने जा रही है युद्ध की, तो युद्ध की शुरुआत के लिए उन्हें स्टडी करनी पड़ती है, कैसे आक्रमण किया जाता है और आक्रमण से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। तो इसका वो स्टडी कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। और जब वो लोग सैनिक उनके सामने आए, तो वो तुरंत वह उनसे पूछने लगे कि क्या बात है। और उसके बदले में स्वर से चौंक गया कि इन सिपाहियों ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। मतलब जिस प्राकृतिक सौंदर्य की बात वो दोनों कर रहे थे, अज्ञे जी और उनके साथी जो जर्मन से है, वो उस पगडंडियों की या जंगल की या पत्तियों की बात कर रहे थे, बड़े से पूंज की, या इक्के दुक्के पेड़ ऐसे उन्हें दिखने को मिल जाते थे, जैसे 8-10 पेड़ों की पात वहां पर है। और वनखंडी में सारे के सारे जो वृक्ष हैं वह भड़कीली लाल, पीली और सुनहली पोशाक पहने हुए हैं, और नीचे बिछे हुए सारे पत्ते धूप के रुद्ध माने सोने के मुकुट जैसे चमक जाते हैं। इस प्रकार की अनोखी चर्चा, प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा उन लोगों के बीच में चल रही है। और इतने में ये जो सैनिकों की टुकड़ी वहां पर आती है, तो उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया, ऐसा उस जर्मन साथी का कहना है। यहां तक क्लियर हो गया हो? आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े। यस मैम। धन्यवाद। मैंने कहा वे तो गए, पत्तियां तो अब भी वैसे ही रंगीन है, और धूप? उसने अविष्ट स्वर में कहा, नहीं, मैं और सैनिक नहीं देखना चाहती। क्यों, सब जगह सैनिक है? प्रसंग बहुत ही नाजुक था, हर जर्मन के लिए होता, पूर्वी बर्लिन में और भी अधिक, क्योंकि वहां सैन्य सत्ता कहीं अधिक दृश्य है और नागरिक जीवन पर उसकी छाप कहीं अधिक गहरी। मैं उससे उनके युद्धकालीन अनुभवों की बात पूछना चाहता, पर दूसरे के जीवन को कुरेदने का अधिकार तभी मिलता है जब पहले सहानुभूति का संबंध स्पष्ट हो चुका हो। क्या वैसी स्थिति मेरी है? मैंने कुछ पूछा नहीं उस समय, पर कितने प्रश्न मेरे मन में थे, है। देखिएगा, यह एक साथी दूसरे साथी के बीच में चर्चा करना चाहता है, लेकिन पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे के जीवन को पूरी तरीके से समझने के लिए वो माहिर तो हो जाए, उतनी सहानुभूति तो दोनों के बीच में हो, उतना क्लेरिफिकेशन तो दोनों के बीच में हो कि वे मुझे समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ये सहानुभूति होनी आवश्यक है। और जब सहानुभूति नहीं रहती, एक दूसरे के प्रति भावना उत्पन्न नहीं होती, तब दोनों के मन में प्रश्न होने निश्चित ही हो जाते हैं। और वह कहती है कि वो कहने लगते आज्ञा जी कि मेरे मन में तो ढेर सारे प्रश्न थे, है भी, लेकिन वो नहीं पूछ पाए। अब चलते फिर से एक बार वन की ओर। वन में एक छोटी सी झील मिली, उसमें तिरते पत्तों को हमने देखा। जर्मन स्वभाव की कल्पनाशीलता जागी और उसने कहा, अब देखिए दोनों घने जंगल में अकेले हैं और वो दोनों भी प्रकृति का आस्वाद लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो क्या क्या देखते हैं, एक छोटी सी झील है और उसमें तैरते जो पत्ते होते हैं उसे देखते हैं। और वो कल्पनाशीलता, जर्मन लोगों की एक कल्पनाशीलता होती स्वभाव में, तो उस कल्पनाशीलता को जागृत किया गया उन पत्तों के माध्यम से। वो लड़की जो है वो क्या कहती है, यह पत्तियां परियों की डोंगियां है, जाड़ों में यह बर्फ के नीचे छिप जाएगी, वसंत में फिर निकलेगी। अब देखिए, ये केवल कल्पना कर रही है कि ये जो है ये परियां है, पत्तियां ये जो होती है ना, परी होती है। आपने देखा होगा, आप लोग सभी लड़कियां हो तो लड़कियों को खास तौर पर परियों की कहानी बड़ी अच्छी लगती है ना। तो यहाँ भी वो एक स्वभाव की कल्पनाशीलता कहे या नेचुरल में ये होता है
अपने स्वभाव में, अपने प्रकृति में ही होता है कि हम तुरंत उनके कल्पनाओं में रंग जाते हैं। तो ऐसी हमारी वो जर्मन, चूँकि वो स्वभाव से कल्पनाशीलता में उसकी जग जाती है और वो कहती है कि ये पत्तियाँ परियों की डोंगियाँ हैं। जाड़ों में ये बर्फ के नीचे छिप जाएगी, वसंत में फिर निकलेगी अगले वर्ष। पर अगले वर्ष के उल्लेख से वो फिर उदास हो गए। मतलब पता नहीं उसे अगले वर्ष में ये देखने को मिलेगा या नहीं, तो वो उदास हो जाती है। लौटकर विदा लेने से पहले मैंने उसे भोजन पर आमंत्रित किया। अब वो दोनों वहां से आ रहे हैं और हम लोग एक रेस्टोरेंट की ओर बढ़े। अब उसने क्या किया कि जैसे दोनों लोग मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, भोजन के लिए उसे आमंत्रित कर दिया। रास्ते में उसने कहा, तुम मुझे जर्मनी से बाहर कहीं या अपने देश में कोई काम नहीं दिला सकते? मैं झाड़ू बर्तन के लिए भी तैयार हूँ। अब देखिएगा कि वो जो लड़की है, वह अपने जर्मन से बाहर निकलना चाहती है, उस देश से बाहर निकलना चाहती है, और अपने देश में, मतलब भारत देश में, वह कोई दूसरा काम लेना चाहती, कोई भी काम करने के लिए तत्पर है, झाड़ू बर्तन के लिए भी वो तैयार हो जाती है। तो निश्चित ही अज्ञेय जी चौंक गए और उन्होंने कहा, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है वह एक दैनिक पत्र में काम करती है। मतलब जो समाचार पत्र में टेक्नोलॉजी के साथ खेलने वाली बच्ची, और वो क्यों ऐसा कार्य करना चाहती है? मीडिया में काम कर रही है और मीडिया के लोग झाड़ू बर्तन, मतलब ये तो अपोजिट वाली बात हो गई ना, कि वो तो इतने अच्छे खासे मकाम पर पहुंच गई है और वो अशिक्षित लोगों जैसा झाड़ू बर्तन काम करना और दैनिक पत्र में काम करना, बहुत डिफरेंस हो जाती दोनों के काम में। इसलिए वो चौंक जाते हैं। उसने इधर उधर देखकर कहा, क्योंकि बर्लिन अब रहने लायक नहीं रह गया है। मैं शांति के वातावरण में रहना चाहती हूँ। जैसे कि पहले ही हमने बताया कि वहाँ पर सैनिकों की टुकड़ी है, मतलब तय है कि बर्लिन पर कहीं न कहीं आक्रमण होने वाला है, और जिस वातावरण से वह परिचित है ऑलरेडी, और वो कहती है कि इसने सारा काम बिगाड़ दिया। मतलब हो सकता है कि उसको इस युद्ध से नफ़रत हो, और जिस कारण वह अपनी अच्छी खासी नौकरी को परित्याज्य करने के लिए लोलुप हो गई है, और वह कहना चाहती है कि मैं अब इस देश से अब ऊब चुकी हूँ, मुझे बाहर किसी भी देश में लेकर जाओ और मैं कोई भी दूसरा काम करूंगी, झाड़ू बर्तन पोछा जो भी मुझे मिले वो मैं काम कर लूंगी, क्योंकि मैं शांति के वातावरण में रहना चाहती हूँ। मैंने पूछा, तो क्या पश्चिमी जर्मनी में नहीं जा सकता? मतलब देखिए ना, जर्मनी तो है, तो जर्मनी में यदि तुम रहते हो तो तुम पश्चिमी जर्मनी में चली जाओ, वहां पर नहीं जाया जा सकता? पर मैं काम लेकर जाना चाहती हूँ, भाग कर नहीं। यहाँ असह्य है। पर शरणार्थी बन जाना भी तो भविष्य गिरवी रख देना है। अब देखिए, इस वाक्य से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि हमें किसी का शरणार्थी नहीं बनना है। शरणार्थी जब बन जाते हैं तो भविष्य को गिरवी रख देना जैसा होता है। भागकर वो नहीं जाना चाहती, यहाँ से वहां नहीं जाना चाहती। कोई काम मिलता है तो उस काम के लिए, काम करने के लिए जाना चाहती है, नौकरी करने के लिए जाना चाहती है, यहाँ से भागकर नहीं जाना चाहती। एक वाक्य से कितना बड़ा हम समझे कि हमें जीवन का एक दृष्टिकोण मिल जाता है कि हमें भागकर नहीं जाना है, बल्कि जीवन की सच्चाइयों से हमें परास्त होना नहीं है, बल्कि उसे सुलझाना है ना? वो थोड़ी देर के लिए चुप रहे। फिर मैंने कहा, वे राजनीतिक शरणार्थी तो बड़े आदमी होते हैं, तुम तो एक बेचारी लड़की। उसने जोर से कहा, नहीं नहीं, भाग कर नहीं जाऊंगी, शरणार्थी नहीं बनूंगी, यह गुलामी है। पर गुलाम विद्रोह तो कर सकते हैं और अनेक साथ होते हैं, पर शरणार्थी, शरणार्थी सब अकेले होते हैं और लड़ेंगे किससे? देखिए ना, शरणार्थी बनकर नहीं जाना चाहती। हमने पहले ही बता दिया कि वह एक स्वतंत्र विचारों को अपनाने वाली, एक अच्छे खासे मुकाम पर काम करने वाली नारी है। तो वो कैसे किसी के शरण में जाना चाहेगी, और कैसे वो रहेगी, किसी की गुलामी कैसे करेगी? और गुलामी तो विद्रोह करने वाली बात होती है, तो वह नहीं करना चाहती, और जिस कारण वो कहती है कि मैं काम के लिए जाऊंगी, भाग कर नहीं जाऊंगी, मैं किसी की शरणार्थी नहीं बनूंगी।
और जिस देश में गुलामी है तो गुलाम विद्रोह तो कर सकते हैं और अनेक हाथ होते हैं, साथ होते हैं, पर शरणार्थी जब हो जाते हैं तो शरणार्थी के समय में हम अकेले होते हैं, हम किसके साथ लड़ेंगे? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। अरे मैम। बोला। मैम। ओके, धन्यवाद। खाने के लिए बैठे, अब चलते हम, खाना भी मिल रहा है, मुंह में पानी तो नहीं आया आपको खाने की बात की? खाने के लिए बैठ गए रेस्टोरेंट में, हमने अभी जाना कि वो रेस्टोरेंट में चले जाते दोनों, तो हमें पासपोर्ट दिखाने को कहा गया। पूर्वी बर्लिन में बिना इसके खाना नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर पश्चिमी जर्मनी का हो तो उसे खाना नहीं दिया जाएगा। पहले चौंका, फिर मुझे स्थिति याद आ गई, चुपचाप पासपोर्ट दिखा दिया। देखिए, इसके पूर्व ही उन्होंने सारी जानकारी दे दी, किस प्रकार के सैनिक वहां पर थे, किस प्रकार का पूर्वी बर्लिन का वह समय था, कि यदि वह पश्चिमी जर्मनी का मनुष्य यदि वहां पर आता है तो उसे खाना नहीं दिया जाएगा। पूर्वी बर्लिन का के जो लोग होते हैं उन्हें ही खाना मिलेगा, और वो भी पासपोर्ट दिखाया जाता है तभी खाना मिलेगा। और इस चीज से वो जो जर्मन की युवती है वह परास्त हो चुकी है, वह उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहती है, हिंदुस्तान में आना चाहती है। अब चलते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया। अब रात में पश्चिमी बर्लिन के इस छोटे होटल की तीसरी मंजिल से बाहर का प्रकाश देखता हुआ सोच रहा हूं, कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है, अपने देश में दासवत रहना या दूसरों के बीच अनाथवत रहना? आपको क्या अच्छा लगेगा? यह प्रश्न केवल उन्होंने पढ़ाने के लिए नहीं छोड़ा है, बल्कि ये प्रश्न आप लोगों के दिल में उतारने के लिए छोड़ा है। आप हमें बताइए कि आप होते तो आप उस युवती की जगह पर होते तो आप क्या करते हैं? दासवत रहना पसंद करते हैं या दूसरों के बीच अनाथवत रहना पसंद करते हैं? आप लोगों से सवाल किया जा रहा है, आप यदि उस जर्मन युवती की जगह पर होते तो उस युवती ने जिस प्रकार से यह सोच रखी कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं दूसरे किसी जगह पर चली जाऊंगी, दूसरे देश में चली जाऊंगी, तो आप यदि उसकी जगह पर होते तो आपका उत्तरदायित्व क्या होता? क्या करते आप? अपने देश के क्या है वो? हम्म। अपने देश में दासवत न रहना अच्छा, पसंद। अपने ही देश में दासवत रहना आपको पसंद था। ओके। आप देखिए, उन्होंने बताया कि जब इस प्रकार की बातें चलती है तो वह होटल में सोच रहे हैं, सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि कौन सा अच्छा है, अपने देश में दासवत रहना और दूसरों के बीच अनाथवत रहना। अब दूसरे देश में यदि वो युवती चली जाती तो उसे अनाथ के रूप में ही तो रहना पड़ेगा, काम के लिए जाना पड़ेगा। वो क्या कहती थी, आप देखिए इस पर उसकी सोच क्या है। वह कहती थी, हिंदुस्तानी भोले होते हैं, ठीक ही है, पर भोलापन खोने को इतिहास ने उन्हें बाध्य भी नहीं किया, यह उनका सौभाग्य रहा है। वे यूरोप के असमंजस का हल नहीं निकाल सकते, पर सहानुभूति तो दे सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की बहुत खासियत यह है कि हिंदुस्तान के लोग जो है वो अत्यंत भोले भाले होते हैं दूसरे देशों की तुलना में, है ना? और यूरोप के जो लोग हैं वह समझ नहीं सकते हैं दूसरों को। अब ये सारी जानकारी तो हमें केवल किताबों के माध्यम से ही मिलती है, हम तो खुद यूरोप में नहीं गए कि हम आपको बता दें कि हाँ यूरोप के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, या जर्मन के लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जितना पढ़ा है, जितने किताबों को जितने हम पढ़ते हैं, उन सभी किताबों से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि अ, जितना हिंदुस्तानी व्यक्ति एक दूसरे को समझता है, यहाँ पर दूसरे देश के व्यक्ति एक दूसरे को नहीं समझ सकते, यह इस देश की खासियत है।
और वो कहती है कि यह उनका सौभाग्य रहा कि यह हिंदुस्तानियों के बीच में रहे, और हिंदुस्तानी बड़े भोले होते हैं। भोलापन खोने को इतिहास ने बाध्य नहीं किया, बल्कि वो यह कहती है कि यूरोप के असमंजस का हल वो नहीं निकाल सकते, लेकिन वो सहानुभूति जरूर दे सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यह पतझड़ एक पात छोटा सा जो यात्रा वर्णन था वह समाप्त हो चुका है। क्लियर हुआ आपको सभी को? यस मैम। ओके, मैम। वेरी गुड। जी आप, मैम। हाँ, आप में से किसी की यदि टेस्ट बाकी है तो आप हमें बताइए कितने लोगों की टेस्ट बाकी है, 71 गद्य की फर्स्ट या सेकंड? कोई देना चाहता है फिर से? मैम मेरी बाकी है, दोनों भी बाकी है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या नाम है बेटी आपका? मैम हम्म, शिवानी मौर्य। शिवानी मौर्य। कितने लेक्चर किए बेटा आपने अब तक? मैम ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा। आपका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। हमारे पास समय है 10-15 मिनट है, तो 15 मिनट में आपने कितना मिस किया यह हमारे बच्चों से सुनिएगा। कितना हुआ पाठ आप लोगों में से कोई है जो बताए? कोई भी जिनको आता है कि ये हमारी विधाएं हो चुकी है और इसमें ये हमने देखा, इन शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। मैं हाँ ठीक है, कोई भी बताओ बेटा। एक विदा हो चुकी अपनी सबसे पहले ली थी, जो कि सबसे लास्ट में है, लेकिन वो पहले ली गई क्योंकि उसके बाद से ही हमें सब विदाएं समझ में आती थी। वो विदाएं स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी युवाओं से। उस विधा में जो स्वामी विवेकानंद जी है वो जो न्यू पीढ़ी है उनको राष्ट्र के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। वो कहते हैं त्याग और सेवा ये राष्ट्र के आदेश है। मतलब वो कहते हैं कि गरीबों का सहारा बनो। जब तक अपने एक मिनट में स्वामी विवेकानंद जी जो है वो जो अभी नव पीढ़ियां है, मतलब जो नव युवक लोग हैं, जो जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें से 100-200 लोगों को देश के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देश के प्रति जागरूक करते करते मेरे तो प्राण चले गए, लेकिन मैं अपने भारत माता जो सो चुकी, मतलब जो सो गई है, उसे उठाने के लिए मैं नवयुवकों को तैयार कर रहा हूँ। दूसरा हुआ था एक गोप्स कक्ष। इसमें जो श्री कृष्ण और उनके फ्रेंड जो विलोल है, उनके दृष्टि से जो शंकर पुनतांबेकर जी है, वो यह दिखाना चाहते हैं कि घमंड और काले मन के जो मनुष्य होते हैं, घमंड और काले मन के जो मनुष्य होते हैं, वह घमंड उन्होंने मतलब तोड़ के दिखाया है उस एक गोप्सकशी में। कृष्ण जी और उनके दोस्त विलोल है। विलोल है जो है उनके पिता शंशकांक, वह इस साल चुनाव में खड़े होने वाले थे। तो जो कृष्ण भगवान है उनसे मिलने विलोल जाते हैं, तो कृष्ण भगवान उसमें लोहे के चने देते हैं। मतलब कृष्ण भगवान को सबकी फ़िक्र रहती है। कृष्ण भगवान असल में अच्छे रहते हैं, लेकिन विलोल जो अपनी नज़र से देखता है तो उन्हें कृष्ण भगवान ढोंगी और बुरे लगते हैं। फिर बाद में तब उसे सब पता चल जाता है कि कृष्ण भगवान ने क्या-क्या और कहाँ-कहाँ लिखा, किसके प्रति वो कृष्ण भगवान जो है उसे 3 पत्र देते हैं। 2 हाँ, तो एक अपने बाबा के लिए रहता है और एक राधा के लिए रहता है, और एक उनके फ्रेंड एक और है, उनके भैया के लिए रहता है, जो उसे संदीप आश्रम भेजना चाहता है। तो जो विलोल है वो सोचता है कि कृष्ण ने राधा को प्रेम पत्र लिखा है, तो विलोल का जो अंधेर मन रहता है वो कहता है इसे खोल के देखो। और जो ऊपरी मन रहता है वो सोचता है कि हमें किसी दूसरे की चीज़ नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन विलोल फिर भी उसे खोल कर देख लेता है। तो उसमें लिखा रहता है राधा तू मुझे याद करते हुए बूढ़ों की सेवा करती है, पक्षियों को दाना डालते हो, यह सब करते हो, तो मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। और अपने बाबा वाले पत्र में लिखा था कि बाबा इस साल आप मतदान में खड़े मत होना, क्योंकि विलोल के पिताजी की खड़े होने की इच्छा है। यह सब देखकर
विलोल की आंखें खुल गई और विलोल कहने लगा कि गोरा हूँ लेकिन अंदर से मन जो है मेरा काला है, लेकिन कृष्ण काला है लेकिन उसका मन अंदर से अति अच्छा और गोरा है। और एक हमने देखा 30 वर्ष का साथी जो शंकर पुनतांबे नहीं सॉरी अमृतलाल नागर जी जो है, उनके 30 वर्ष के जो फ्रेंड्स उनके साथ थे, एक निराला जी और एक रामविलास शर्मा, उनके साथ में जो खट्टी-मीठी बातें हुई वो उन्होंने बताया है। अ, बढ़िया आगे। और हुआ राष्ट्र का स्वरूप इसमें राष्ट्र का स्वरूप यह विधा जो है वो अपने वासुदेव अग्रवाल जी ने लिखी है और उन्होंने इसमें भूमि के बारे में बताया है, जन के बारे में बताया है और संस्कृति के बारे में बताया है। अ, और अब अमृता हो गया ये तो और कौन-सी रह गई अभी? रजिया। एक रजिया मैम वो रजिया जो है वो अ, रजिया चूड़ीदार जो की। है वो थोड़ी अलग-अलग सी लैंग्वेज है, लेकिन इन शॉर्ट में मैं बता दूँगी कि उसमें ना रजिया जो है उसमें एक पायल नहीं चूड़ी हारन मतलब जो चूड़ी बेचती है, उसकी स्टोरी है उसमें। मतलब जो राइटर है कौन है राइटर? राम जी, वो जो है वो रजिया मतलब ये रेखा चित्र के द्वारा वो बताना चाहते हैं कि एक वो बचपन में चूड़ीहारन से शादी करने की इच्छा थी उनकी। वो बताते हैं कि ये चूड़ीहारन कैसे चूड़ियाँ बेचने आती है, गाँव-गाँव जाती है, हमारे घर पे आती है और क्या हुआ? पूजा? कुछ नहीं मैम। हाँ। और अभी कौन-सा हो गया चोरी हाँ मैम। और प्रायश्चित। हाँ, कोई बोलना चाहता है चोरी और हाँ, चोरी और प्रायश्चित यह आत्मकथा है। ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है। महात्मा गांधी जी ने आत्मकथा मतलब जो अपना घटित हो चुका है वो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। महात्मा गांधी जी जो है उन्हें बचपन में ही बड़ों का देख कर उन्हें बीड़ी पीने की, चोरी करने की आदत लग गई थी। महात्मा गांधी जी जो है वह बड़ों को देखकर बीड़ी पीते थे और चोरी करके वह बीड़ी पीते थे क्योंकि उनके खुद के पास तो कुछ पैसे नहीं थे। फिर तो जो चोरी और प्रायश्चित है उसमें महात्मा गांधी जी ने चोरियाँ की, महात्मा गांधी जी ने छुप-छुप कर बीड़ी पी और बाद में अपने पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी जी अपने पिता को प्रायश्चित पत्र लिख रहे हैं। ये चोरी और प्रायश्चित में बताया है और इसका उद्देश्य यही है कि हमें चोरी भी नहीं अगर हमने कोई गलती की है तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए हमसे बड़ों से क्षमा माँगकर। अगर हम बोल नहीं सकते तो हम पत्र लिख सकते हैं। धरती और महात्मा धान। गांधी जी जो है हाँ, धरती और धान हम्म। और ये राष्ट्र का स्वरूप भी बाकी है। बताया उस बच्ची ने राष्ट्र का स्वरूप हाँ, के बारे में। धरती और धान में पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। उग्र। फिर उनकी आई माई क्या है भाई? हाँ राष्ट्र के स्वरूप में पांडे बेचन शर्मा जी है वो बता रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में नहीं, पांडे बेचन शर्मा तो धरती और धान वाले हैं ना। नहीं रे हाँ सॉरी सॉरी है ना, धरती और है ना। धान जीवन अंश अरे भाई सॉरी सॉरी हाँ, मैंने नाम धरती गलत और बोल धान दिया वाले। धरती और धान पांडे बेचे शर्मा इन्होंने जीवन अंश लिखा है ये बताना चाहते हैं कि माता को यूपी में माई बोलते हैं जैसे हाँ माई बोलते हैं माता को माई बोलते हैं जैसे महाराष्ट्र में माता को आई बोलते हैं वैसे ही घर-घर में माता को अपने अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कोई माँ भी बोलता है। तो जो पांडे बेचन शर्मा है वह बताना चाहते हैं कि वो मतलब माँ के प्रति बताना चाहते हैं ठीक। कि माँ अदम्य जीवन। इसमें जो बंगाल में घटित जैसे हाँ मैम रुको। अदम्य जीवन इसमें बंगाल में घटित पहले जो तो नाम बताओ हुआ था पूजा। मतलब जैसे अभी नाम बताओ पहले।
ये जो किसका रिपोर्टाज मैम? ये जो रिपोर्टाज आपको पढ़ाया गया था इसके पूर्व, उसका नाम बताओ। रांगे राघव जी के द्वारा लिखित, बताओ जल्दी से। अदम्य जीवन। फिर से एक बार। अदम्य जीवन। फिर से एक बार। और अदम्य जीवन। वेरी गुड। चलो लेट अस गो नाउ। इसमें जो बंगाल में घटित हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं वो कि मतलब वहाँ पे जैसे अभी आज के काल में देखा जाए तो जैसे कोरोना फैल गया है पूरे विश्व में, उसी तरह बंगाल में घटित हुई जो बातें थी वह उन्होंने उसमें बताई है कि जैसे कोई अपने घर की जो बेटी उसे बेचकर गुज़ारा करता है, या कोई अपना पेट भरने के लिए खुद को बेच देता है वगैरह। ओके ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं का चित्रण वहां पर मिला है। गो। देन पतझर एक पात। मैम ये तो अभी स्टार्ट ही किया। अरे कंप्लीट हो गया ना। ऐसे कैसे बोल रहे हो पूजा आप? आपसे उम्मीद तो थी नहीं, हमने बताया शॉर्ट था, बहुत ही शॉर्ट था। देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने उसे पूरा कंप्लीट किया। आपके सामने तो बुक पड़ी थी। याद नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, किसी और को। मैम मैं क्या बोल रही मैम, मतलब कि आपने अभी-अभी पढ़ा है ना, तो मैंने रिपीट नहीं पढ़ा है ना उसको। अच्छा रिपीट नहीं पढ़ा है, ओके। अरे तो कम से कम समझा तो होगा कोई और। ठीक है, आपने आपने अच्छे से नहीं समझा, और कोई है? मैम ये जो कहानी है कहानी है क्या, पहले बता। मतलब नहीं, ये जो विधा है, ओ यात्रा वर्णन है ये, हाँ है। यात्रा वर्णन है। हाँ अ, यह जो है वह हाँ बोलो। नहीं आ रहा मैम मेरे को तो। ठीक है, कोई और? गायत्री पूजा निकल के। पाटिल बता, हाँ पूजा बोलो पाटिल। ना। पूजा पाटिल है ना यहाँ पर? हाँ जी है पूजा पाटिल। आप सुन रहे हो बेटा हमारी बात को? यस मैम। हाँ बोलो बेटा। ये आ गया आपका पतझर एक पात। क्या क्या देखा हमने, देखो बताओ। मैम रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में चले गए क्या सीधे? पूजा इतनी भूख लगती है आपको? वो नो लास्ट मैम। वाला पार्ट था, वो रेस्टोरेंट वाला आपने अभी पढ़ाया वो। देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम बताते हैं आपको कि घने जंगलों में वो दोनों गए। पत्तियों की जैसा एक बड़ा सा पुंज वहां पर दिखाई दिया। इक्के दुक्के पेड़ ही अलग दिखाई दिए। और ऐसे पेड़ वहां पर थे, 8-10 पेड़ों की पात थे। और वो सारे के सारे एक ही जैसे भड़कीली लाल पीली सुनहली पोशाक पहनी हुई दिखाई दिए। ठीक है। और उन पेड़ों के नीचे उन पत्तों पर जो धूप पड़ती थी, वह धूप धूप के जो रुत थे वो सोने के मुकुट जैसे चमक जाते थे। और जब हम उन पत्तों पर चलते थे, तो उन पत्तियों जब रौंदी जाती थी, तो उन पत्तियों से एक तीखी गंध, हृदय गंध दे रही थी, और अपने बचपन की स्मृतियों में उन्हें डुबो दी जा रही थी। और फिर उनके बीच में अज्ञे जी की एक सहेली थी, क्योंकि वह जर्मन की थी। और जर्मन की सहेली होने के नाते उनको भी अपने बचपन की वो स्मृतियां याद आ गई कि वो पिता के साथ ऐसे ही घूमने जाया करती थी। उनके पिता भी अज्ञे जी की तरह ज्यादा तेज चलते थे। और हम लोग तो तेज नहीं चल सकते, क्योंकि जो लड़कियां हैं वह लड़कियां तेज नहीं चल सकती। और वह चुपचाप अपनी ओर से चली जाती है। और उतने में पगडंडी की मोड़ से जब वो आगे बढ़ती है, तब उन्हें एक सैनिकों की टुकड़े दिखाई देती हैं। और जो सैनिकों की टुकड़े दिखाई देते हैं उससे वो थोड़ी सी नाराज हो जाती है। और वो कहती है कि
वो मौन हो जाती है और वो कहती है कि इन सिपाहियों ने तो हमारे प्राकृतिक चित्रण का पूरा आनंद बिगाड़ दिया। इस प्रकार से उसका वक्तव्य होता है। और फिर जब वो कहती है कि ये पत्तियां कितनी अच्छी है, कितनी रंगीन है, धूप कितनी प्यारी, फिर से एक बार वह उस प्राकृतिक सौंदर्य का आस्वाद लेना चाहते हैं। और जैसे ही वह आगे चले जाते हैं तो वह एक दूसरे के प्रति सहानुभूति को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसके दिल की जज्बातों को हमारे आगे समझना चाहते हैं। न जाने अक्के जी के मन में ढेर सारे प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्न तभी एक दूसरे पर पूछे जा सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति पूरी सहानुभूति हो। जब दो दिल मिल जाते हैं तब वहां पर प्रश्न नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, इसलिए उनके मन में आज भी असंख्य सवाल थे और है। अब उस वन में जब वो आगे चलते हैं तो उन्हें छोटी सी झील मिल जाती है, और उस छोटी सी झील में जब वो पत्तों को देखती है तो उन्हें ऐसा, उस जर्मन लेडी को लगता है कि ये जो पत्तियां हैं, या पत्तियां नहीं बल्कि ये परियों की डोंगियां हैं। जब वो जाड़ों में वो बर्फ के नीचे छिप जाएगी, जब जाड़ा होगा तो बर्फ के नीचे चली जाएगी, और जब वसंत आएगा, जब बर्फ पिघल जाएगी, तब वो फिर से निकलेगी अगले साल। लेकिन अगले साल का जब उल्लेख होता है तो वो फिर से उदास हो जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती, नहीं जानती कि आगे उसके साथ क्या होगा। क्योंकि वह जिस देश में रहती है, बर्लिन में, तो वहां पर इस प्रकार न जाने कितने आक्रमण होते हैं, न जाने कितने युद्ध होते हैं, और उन युद्ध से वह परास्त हो चुकी है, परित्याज्य करना चाहती है। और इसी कारण वह अज्ञे जी से रिक्वेस्ट करती है कि अपने देश में मुझे कोई काम दिला दो, झाड़ू बर्तन का भी काम उसे चल पाएगा। आखिरकार वह मीडिया में काम करती है, दैनिक पत्र में काम करती है, और वह झाड़ू बर्तन करने के लिए लोलुप क्यों हो जाती है? क्या बर्लिन उसके लिए रहने लायक नहीं है? वह नहीं चाहती, क्योंकि वह शांति के वातावरण में रहना पसंद करती है, और वह दूसरी जगह पर भागकर जाना नहीं चाहती, शरणार्थी बनना नहीं चाहती, बल्कि वह किसी के यहाँ पर काम करने के लिए जाना चाहती है, गुलामी नहीं करना चाहती, किसी की शरणार्थी बनना नहीं चाहती, और वह अपने आप से अकेले रहना चाहती है। और वो भी फिर इस प्रकार से वह अपने काम के लिए वह बाहर निकलना चाहती है। अब उन्होंने, अज्ञे जी ने एक दोस्त होने के नाते, पुरुष होने के नाते, उस लेडी को उन्होंने खाने पर, भोजन पर आमंत्रित कर लिया, खाने के लिए बैठ गए। और जब वो किसी होटल में जाते हैं तो पूर्वी बर्लिन की बात उन्होंने कही कि जब वो पूर्वी बर्लिन में गए तब उन्हें खाना नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि पश्चिमी जर्मन का यदि वह व्यक्ति होता है तो उसे खाना नहीं दिया जा सकता। वह चौंके, और फिर उन्हें फिर से एक बार वह स्थिति याद आ गई, और चुपचाप उन्होंने वह पासपोर्ट दिखा दिया और खाना खाने के लिए बैठ गए। खाना हो गया रात में। अब सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या है, आखिरकार क्यों वह अपने देश से दूसरे देश में जाना पसंद करती हैं। दूसरों के बीच अनाथवत रहना उसे पसंद है, लेकिन अपने ही देश में दासवत रहना उसे पसंद नहीं है, क्योंकि कब मौत आए यह किसी का कोई भरोसा नहीं है। और इसी कारण जर्मन युवती दूसरे देश में अनाथवत रहना पसंद करती है, लेकिन अपने ही देश में दासवत रहना उसे पसंद नहीं है। और वह यह समझ जाती है अज्ञे जी को कि हिंदुस्तानी बड़े भोले होते हैं, और भोलापन जो उनके बीच में है उन्हें इतिहास बाध्य नहीं कर सकता, और वह यूरोप के असमंजस का हल नहीं निकाल सकते, लेकिन केवल और केवल सहानुभूति दे सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ था वह समाप्त हो गया। पतझड़ एक पाठ, चूंकि वह यात्रा वर्णन है, और वह आज कंप्लीट हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? अब क्लियर हुआ पूजा आपको? पूजा पाटिल और यस मैम। पूजा शर्मा? यस मैम। हाँ। और एक बाकी है, प्रवास की डायरी। इसके बारे में नहीं बात बताई आपने? पूजा शर्मा, पूजा हाँ मैम। प्रवास एक डायरी, ये वो बच्चन का जी का है ना? हाँ, क्या है? मैम हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। हाँ, क्या है उस? मैम वो जो हरीश राय बच्चन है, वो अमिताभ बच्चन जो है उनके पिता है। उनके वो पिता है। मतलब इस देश को छोड़ के लंदन में शिफ्ट हुए थे, तो उसके बीच की जो यात्रा है वो इस डायरी में लिखी उन्होंने।
वो मतलब पृथ्वी की तरफ देखते हुए उन्हें जो समझ में आया वो उन्होंने उनकी डायरी का नाम दैनिक डायरी रखा था। उस डायरी में लिखते गए। उन्होंने इस डायरी में जो लंदन में बीते हुए जो पल थे वो बताए हैं और भारत को छोड़ के जाने वाले जो विदाई क्षण है वो बहुत भौतिक उनका वर्णन किया है। जहाज में गए थे वो तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे पृथ्वी को, तो उनको देखते उन्हें एक तरफ उन्होंने सफाई कर्मियों का भी उल्लेख किया, मतलब जो साफ सफाई करने वाले लोग रहते हैं, तो सड़क पर झाड़ू वगैरह निकालते हैं, उनका भी वर्णन उन्होंने अपनी डायरी में किया है। ठीक है। ओवरऑल सिलेबस को शिवानी के माध्यम से ही क्यों न हो, हमने आप सभी के सम्मुख रखने का प्रयास किया। शिवानी, ये क्लियर हो गया बेटा आपको कि इन बच्चों ने कितना लिया और आपने कितना मिस किया? क्लियर हो गए आप? हो। हाँ। देखिए, और भी आप लोग आपकी यदि कोई टेस्ट बाकी है तो आप कांटेक्ट कीजिए। आज हो सके तो आज या कल, जैसे भी हमें संभव होता है, तो वैसे हम आपकी वो टेस्ट लेने का प्रयास करेंगे, फर्स्ट भी और सेकंड भी। ठीक है, तो कांटेक्ट में रहिए बेटा। आज यदि आप फ्री होती हो, आज किसी दूसरे सब्जेक्ट की टेस्ट नहीं होती है तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। हम आपकी टेस्ट कथेतर गद्य की लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है? जी मैम। हाँ, अभी हमारा ओवरऑल ये सारे हो गए ना? अभी कोई बाकी है क्या? 10 कथेतर गद्य में थे, 10 के 10 हो गए या कोई बाकी है? नहीं मैम, वो डायरी वाला बाकी है ना। अच्छा, नहीं, डायरी वाला आपने बता दिया, इससे लगा हमें कि आपका हो गया है। मैम वो तो बस ऐसे पड़ा हुआ था ना, आपने मैम पूछा तो वो हमने बता दिया। अच्छा, कौन सा? बाकी ठीक है, ठीक है। प्रवास की डायरी को हम कल की तासिका में बताएंगे, हरिवंश राय बच्चन के बारे में बातचीत करेंगे, उसके सारे संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। शिवानी, आपकी टेस्ट बाकी है, हो सके तो आप दोपहर में आज कॉल कर दीजिए। आपको दोनों टेस्ट के बारे में हम लिंक छुड़वाएंगे, लेकिन उसके पहले आप हमें कॉल करना मत भूलिएगा। ठीक है? जी मैम। चलिए, लेक्चर का समय समाप्त हो चुका है। हम लोग कल की तासिका में मिलेंगे। और बाकी के बच्चे याद रखिए, आपको कॉल करना है। पूजा, आप याद रखिएगा। ठीक है? घर पर जी रहे, मैम। सुरक्षित रहे।